आज का टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बायोटेक्नोलॉजी की टूल्स एंड टेक्निक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक सेपरेशनल टेक्निक है। हम इस टेक्निक का यूज़ करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं जेल में। एक जेल प्रिपेयर किया जाता है, जेल का मीडियम होता है और उसके अंदर हम डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं उनके साइज के आधार पर और उनके चार्ज के आधार पर। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये एक सेपरेशनल टेक्निक है, इससे हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं और इसके अलावा इसी से जुड़े हुए और अलग एप्लीकेशंस हैं जिनको अपन बाद में लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिक पार्ट है, पार्ट 1। इसमें और हम आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस है माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल को, वो चार्ज पार्टिकल अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। जब ऐसे किसी चार्ज्ड पार्टिकल को, किसी के ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अपने चार्ज के आधार पर एनोड की तरफ जाता है या कैथोड की तरफ जाता है। तो प्लस या माइनस के आधार पर एनोड या कैथोड की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस है माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, कैथोड या एनोड की तरफ जाता है, तो साइज के आधार पर या चार्ज के आधार पर उनका सेपरेशन होता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है, उनके अंदर, सबके अंदर आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ग्रुप्स जो आयनाइज हो जाते हैं और मॉलिक्यूल को नेगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। तो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर आप पोलर अमीनो एसिड्स के नाम पढ़ेंगे। कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से पेप्टाइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए और डीएनए जो है, उसका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हमेशा आयोनाइज्ड अवस्था में रहता है। तो आरएनए या न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। तो हर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के ऊपर उसके जो भी बनाने वाले या तो अमीनो एसिड्स हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक चार्ज रहेगा उसके ऊपर और इनको हम इसी चार्ज के आधार पर सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। तो किसी भी पीएच वैल्यू पर बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज़ के रूप में रहते हैं। ये या तो कैटायंस के रूप में रहते हैं या एनायंस के रूप में रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये चार्ज्ड आयंस जो हैं वो आइदर कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं या एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो ये जो इनका मूवमेंट है वो नेट चार्ज के आधार पे होता है। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। नेट चार्ज का मतलब क्या होता है कि जितने भी, मान लीजिए किसी प्रोटीन के अंदर 10 अमीनो एसिड्स हैं, 4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बाकी 6 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है तो नेट चार्ज जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट चार्ज के आधार पर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस फील्ड के अंदर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करने का कौन सा उपकरण होता है, इक्विपमेंट कौन सा होता है। इक्विपमेंट के 2 पार्ट होते हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है पावर पैक या पावर यूनिट, जिसमें हम डीसी करंट का यूज़ करते हैं, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। तो इस फोटोग्राफ में अगर आप देखें तो ये ऊपर जहाँ से करंट सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर 140 लिखा हुआ है, ये तो है आपका पावर पैक, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जिसमें, जहाँ से डीसी करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और ये जो है जिसके अंदर ये प्लास्टिक का जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की यूनिट है। तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट के, एक तो पावर पैक, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस की यूनिट। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो यूनिट है 2 प्रकार की हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। तो ये वाली जो सामने आपको दिख रही है ये वर्टिकल यूनिट है। तो यहाँ पर ये सीधी लॉन्गिट्यूडनल अवस्था में इसको खड़ा करके रखते हैं और सेपरेशन भी इसी अवस्था में होता है। तो ये वर्टिकल यूनिट है।
नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे जैसे ये है, ये इसको जो जेल यूनिट है ये लेटी हुई है और हॉरिजॉन्टल अवस्था में है, तो ये हॉरिजॉन्टल एपरेटस है और ये जो है ये वर्टिकल एपरेटस है। तो यहाँ पर जितना भी नेक्स्ट बात ये है कि जितना भी सेपरेशन हम करते हैं, जेल जो होता है वो पूरा का पूरा बफ़र के अंदर डूबा हुआ रहता है। तो बफ़र्स क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, कौन कौन से बफ़र हम यूज़ करते हैं डीएनए और प्रोटीन्स के लिए। तो इनका काम ये होता है कि ये जो हम आयोनाइज्ड स्टेट की बात कर रहे हैं उस आयोनाइज्ड स्टेट को बना करके रखते हैं। तो पर्टिकुलर पीएच पर मेंटेन किया जाता है ताकि आयोनाइज्ड स्टेट जो है वो बनी रहे, ज़्यादा आयोनाइजेशन नहीं हो, ना न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, तो हमें सेपरेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हॉरिजॉन्टल यूनिट हो गई और ये वर्टिकल यूनिट हो गई। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो सेपरेशन हो रहा है ये जेल के अंदर हो रहा है। तो मीडियम जो है, मतलब डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स जो भी कुछ है, उनका सेपरेशन जेल के अंदर हो रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर नहीं हो रहा है। तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर करने से प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम सेपरेशन कर लेंगे तो वो वापस से मिक्सअप हो जाएगा। जैसे इसमें थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है वाई वी यूज़ जेल्स में, इस हेडिंग में, कि मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन लिक्विड मीडियम इज़ अवॉइडेड। तो अगर आप लिक्विड मीडियम ले लेंगे और वहाँ पर सेपरेशन कर लेंगे तो सेपरेशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, वो वापस से मिक्सअप हो जाएगा। तो चूँकि जेल सेमी सॉलिड होता है तो वहाँ पर आपको अलग अलग बैंड्स बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स के, और उन बैंड्स को आप विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, और वहाँ से डायरेक्टली आप डीएनए या प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हो। तो सीधा सेपरेशन कर सकते हैं हम जेल में। इसीलिए बायोलॉजिकल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसीजर है वहाँ पर हम जेल को यूज़ करते हैं। आगे हम जेल की भी बात करेंगे कि कौन कौन से जेल हैं, 2 प्रकार के जेल हैं, प्रोटीन के लिए अलग है, डीएनए के लिए अलग है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ये बेसिक बात हो गई कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ क्या है, सेपरेशन टेक्निक है। इसी सेपरेशन का यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं और दूसरे एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, ये जो अपन इसके जो सोर्सेज हैं जहाँ से ये मटेरियल लिया है, एक तो ये विल्सन वॉकर की प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ। एक ये मैकडेल्डिन की बुक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स। तो अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है या मीडियम लेंथ में पढ़ना है तो विल्सन एंड वॉकर अच्छी किताब है। और अगर आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकडेल्डिन की पढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।